इनफैक्ट अभी और भी बाकी है, आधा हमने किया है, आधा और बाकी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर शुरुआत में हम भी सुनते थे या हमने भी कहीं पढ़ा था, माइक्रो लेवल पे उसका स्टडी किया हुआ है, और जब हम साइंटिफिकली सब ये देखते हैं वो एंगल से, और वो जो उसका जो निष्कर्ष आया था, अनुमान आया था, तो वो अनुमान ये था कि एक्चुअली विंड टर्बाइन्स का बादल के ऊपर डायरेक्ट एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। सबसे पहले उसका स्टडी असेसमेंट पूरा किया जाता है, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट सोशियो इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स क्या है इसका भी बहुत एक्चुअली इन डिटेल स्टडी किया जाता है। कुछ कंपनी के उसी टाइम पे 500 किलोवाट के थे, फिर हमारे 600 किलोवाट के विंड टर्बाइन्स आ गए जब हम लोग एनर्कॉन में थे, एंड वो एक्चुअली क्लास 1 विंड टर्बाइन्स थे। क्या भाई, हम जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सोलर एनर्जी देयर इज नो मूविंग पार्ट और वो डीसी जनरेट कर रहा है। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब हम विंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी। तो ये जब इसमें दो टाइप के बेसिकली जनरेटर्स रहते हैं, तो एक है इंडक्शन जनरेटर और दूसरा है सिंक्रोनस जनरेटर। जब इसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, तो जो इंडक्शन जनरेटर्स है दोज आर बेसिकली इनडायरेक्टली कपल्ड विथ द जनरेटर। विंड फार्म्स की या विंड एनर्जी की, तो क्या इसमें देखना पड़ता है? क्योंकि अभी जैसे बीच में अभी आपने बोला देयर इज एक रास्ता होता है, देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए सीजन। विंड फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन करेगी और इस सीजन में ही फ्लो करेगी। अभी जो 150 मीटर पे जो पोटेंशियल बेसिकली मेजरमेंट किया गया है, तो इट इज बेसिकली क्रॉचिंग 1000 गीगावाट ऑफ विंड पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, तो जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है। तो वो जो सब स्टेशन में जो 33 केवी का या जो 11 केवी का जो बस है, तो बस के ऊपर फीडर कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली वो सब स्टेशन एंड पे हाइब्रिड होता है। बिकॉज ये हमको वी आर ब्लेस्ड कि हम ये बेसिकली ये सेक्टर में है, एंड यहाँ पे हम हमारे जीने का एक पर्पस हमको मिल चुका है। जी सर, जी सर। सर डू यू फॉलो सोलर इज माय पैशन एंड हैव यू, और इसमें क्या अच्छा लगता है सर आपको? नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है विंड और सोलर। फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई देयर आर अदर सोर्सेज आल्सो। मिसाल के तौर पे बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया, फिर टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया, और भी नए नए चीज़ें हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में काउंट होते हैं, और हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। फिलहाल अगर हम सोलर और विंड की बात करें तो इसके भी अपने अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं, बट आज की डेट में हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स या हमको देखने और सुनने में आ रहा है कि भाई देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड। जी हाँ दोस्तों, विंड सोलर हाइब्रिड इज पॉसिबल। और इसी टॉपिक के ऊपर और भी रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ही इज राहुल नलावड़े। तो राहुल सर, पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाई आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस इम्पोर्टेंट या नए ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर और जानकारी देने के लिए राजी हुए। वेलकम टू सोलर इज माय पैशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई राहुल सर का ऑलमोस्ट 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। मोटा मोटी कहें तो इनका कोर जो इन्होंने अपना करियर की स्टार्टिंग की थी वो विंड से की थी, और पिछले 5-6 साल या कहते हैं कि भाई 8-10 साल से वो सोलर एनर्जी सेक्टर में भी हाईली एक्टिव हैं, और आज की डेट में उनका खुद का फर्म है, उसका नाम है स्वयं ऊर्जा, और अभी तक उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मेगावाट्स तक के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। जी जी। और साथ ही में एक और चीज़ बता दूं कि भाई ही इज एक्टिव इन नॉलेज शेयरिंग एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, सर का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इन विंड, सोलर एज वेल एज मैनेजमेंट। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर भी सर समय समय पे लेक्चर्स लेते रहते हैं, और आज की डेट में उनके कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी मार्केट में काम भी कर रहे हैं। वेलकम सर अगेन है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये विंड सोलर हाइब्रिड के ऊपर और भी जानकारी ले लेते हैं। सर अब चूंकि मैंने तो अपना करियर सिर्फ सोलर से ही स्टार्ट किया था और आपने विंड से स्टार्ट किया था, है, तो हमारे दिमाग में आता था यार जब ये पंखा चलेगा तो उससे बादल भी हिल जाएंगे, है, है और उससे पंछी भी भाग जाएंगे। ऐसा भी होता है क्या सर?
या होता था? यस, डेफिनेटली हम लोग वो टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे अजीत जी, बट उसके पहले मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सोलर इज माय पैशन थ्रू ये जो इनिशिएटिव आप ले रहे हो, ये एक्चुअली कैपेसिटी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द इंडियंस, स्पेशली हम धन्यवाद देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 250 गीगावाट्स का पोटेंशियल ऑलरेडी टैप कर चुके हैं और उतना रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल हमने कन्वर्ट कर लिया है आज की डेट पे। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इनफैक्ट अभी और भी बाकी है, आधा हमने किया है, आधा और बाकी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर शुरुआत में हम भी सुनते थे या हमने भी कहीं पढ़ा था कि यार सातारा, सांगली, सुपा ऊपर जहाँ पे भी यहाँ पे सिस्टम्स लगे हैं वहाँ पे बारिश ये विंड मिल लगने के कारण पंछी भी आना कम हो गए और बादल भी हट जाते थे। इज इट? तो इसमें सर बेसिकली जब भी हम कोई विंड फार्म की बात करते हैं तो विंड फार्म जब असेसमेंट होता है तो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका स्टडी डिटेलिंग पूरा हो जाता है, जो कि हमको पता है कि जब हम विंड फार्म्स की बात करते हैं तो विंड फार्म्स वहाँ पे एक्चुअल इंस्टॉलेशन होने के पहले लगभग 1.5-2 साल का पूरा विंड पैटर्न स्टडी किया जाता है, एनवायरमेंट के ऊपर उसका पूरा स्टडी किया जाता है। एंड ये सबको क्यूरियोसिटी तो सबको रहता था। आई ऑल्सो बिलोंग्स टू सतारा डिस्ट्रिक्ट। हमारा भी बचपन जब हम ये सब देख रहे थे, तब हम एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो ऐसे स्पेकुलेशंस और ये होता था कि विंड टर्बाइन्स के कारण या विंड फार्म्स के कारण एक्चुअली बारिश नहीं हो रही है, बादल हट जा रहे हैं, पंछियों का डाइवर्जन हो रहा है। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा गलत फैक्ट है। मैं गलत इसके लिए कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर अक्रॉस द ग्लोब एक साइंटिस्ट कमेटी ऑलरेडी बैठी थी और उन्होंने सन 2003 और 5 के बीच में ये लगभग 2-3 साल में बहुत माइक्रो लेवल पे उसका स्टडी किया हुआ है। और जब हम साइंटिफिकली सब ये देखते हैं वो एंगल से, और वो जो उसका जो निष्कर्ष आया था, अनुमान आया था, तो वो अनुमान ये था कि एक्चुअली विंड टर्बाइन्स का बादल के ऊपर डायरेक्ट एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। यस, डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू द बर्ड रूट, तो उसके लिए भी एक्चुअली बहुत सारी प्रोविजन विंड फार्म्स में की रहती है। अभी तो हम लोग एक्चुअली बर्ड रूट डाइवर्टर भी यूज करते हैं। तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट सबसे पहले उसका स्टडी असेसमेंट पूरा किया जाता है। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली एनवायरमेंट बट सोशियो इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स क्या है इसका भी बहुत एक्चुअली इन डिटेल स्टडी किया जाता है जी। अच्छा राहुल सर, अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई विंड फार्म्स बोले तो वहाँ पे कुछ हवा चलनी चाहिए और कुछ सर्टेन हाइट भी मेंटेन करनी होती है और कुछ कैपेसिटी होती है। तो ये तीनों का ज़रा कॉम्बिनेशन बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा तो यही मानना है कि भाई मेरा पैसा कितने दिन में वसूल होगा। ठीक है, तो क्या हाइट जनरली मानी गई है या किस तरीके के सिस्टम्स होते हैं और क्या विंड स्पीड होनी चाहिए, ज़रा ये भी बताएंगे सर। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो विंड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी एक्साइटिंग फिनोमेना। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली जब हम बचपन में कुछ एरोडायनेमिक्स, अभी हमको पता चला है कि एक्चुअली इट इज एरोडायनेमिक्स, बट जो एरोडायनेमिक्स थ्योरी है उसके बिहाइंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही थ्योरी एक्चुअली हम जब देखते हैं तो हमारे एरोप्लेन्स में दिखाई देती है, वही थ्योरी हम देखते हैं शिप्स में, जहाजों में दिखाई देती है, वही थ्योरी हम जब बचपन में पंखे लेके घूमते थे कागज के, वही है बेसिकली कि जब हम विंड टर्बाइन्स की बात करते हैं तो उसका जो अल्टीमेट पावर है वो डिपेंड्स है बेसिकली अल्टीट्यूड, उसके बाद विंड डेंसिटी, स्वेप्ट एरिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना विंड ज्यादा है नेचुरली उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, जनरेशन ज्यादा रहेगा। और इसमें स्वेप्ट एरिया भी बहुत मायने रखता है विंड टर्बाइन की। आपको अगर मैं मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूँगा, जब 2001 में मैं इंडस्ट्री में हमने एंट्री करी थी, मैं आई ऑलवेज फील वेरी ब्लेस्ड कि उस टाइम पे वो विजडम मिला। मैं विंड इंडस्ट्री में जब एंट्री मिल गई तो उस टाइम पे लगभग 230 किलोवाट के विंड टर्बाइन्स हुआ करते थे। कुछ कंपनी के उसी टाइम पे 500 किलोवाट के थे, फिर हमारे 600 किलोवाट के विंड टर्बाइन्स आ गए जब हम लोग एनरकॉन में थे। एंड वो एक्चुअली क्लास 1 विंड टर्बाइन्स थे, मतलब वो कैटेगरीज जैसे हम सोलर में अलग अलग टेक्नोलॉजीज देखते हैं वैसे विंड के वो टेक्नोलॉजीज है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है डिपेंड्स अपॉन कौन से विंड स्पीड में किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3।
तो ये जो क्लास 1 के जो विंड टर्बाइंस थे उनके लिए टिपिकली 7 मीटर पर सेकंड का जो एवरेज विंड स्पीड है उससे उनका ओवरऑल जो साल का परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता था। इसीलिए हम जब अगर टिपिकली बात करना चाहेंगे तो बड़े बड़े जो जैसा वन कोसोडे, ठोशिगर, चालकेवाड़ी सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, इट वाज एक्चुअली एशियाज दैट टाइम सेकंड लार्जेस्ट विंड फार्म, जहां पे मोर देन 1000 विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए हुए हैं। तो वो बेसिकली दैट साइट वाज सुटेबल फॉर क्लास 1 विंड टर्बाइन, एंड जो कि बिलो 1 मेगावाट कैटेगरी के ऑलमोस्ट सभी विंड टर्बाइंस वहां पे लगे हुए हैं। उसमें आप देखेंगे तो एनरकॉन, उस टाइम के सुजलोन, वेस्टास, आरआरबी, ये सब के विंड टर्बाइंस और विंड फार्म्स उस जगह पे है जी। तो अच्छा राहुल, इसमें यहाँ पे एक बात आती है, अभी जैसे आपने बीच में बोला कि दैट टाइम 230 वाला सीरीज और 300 और फिर 600 की सीरीज आई, तो ये तो टेक्नोलॉजी इवेल्युएट होती रहेगी। आज की डेट में अगर बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल, और या कहते हैं कि भाई इंस्टॉल्ड इन इंडिया? वेल एक्चुअली लास्ट, और जब हम बोलते हैं जैसा मिलीमीटर का किलोमीटर हो गया, वैसे एक्चुअली विंड का इवोल्यूशन जो है टेक्नोलॉजी में वो डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिकली हुआ है। एंड इसमें क्लास 2, क्लास 3 के जो विंड फार्म्स थे जिनका एक्चुअली एवरेज विंड स्पीड कम है, बट अलोंग विथ द लार्जर रोटर डायमीटर्स और स्वेप्ट एरियाज, वो बड़े बड़े विंड फार्म्स के इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। तो अगर वो दौर से देखेंगे तो हम लोग बात कर रहे थे 1 मेगावाट का, उसके बाद 1.25, 1.5, 1.8, 2 मेगावाट, 2.1 मेगावाट सुजलॉन का बहुत अच्छा चला इंडिया में। उसके बाद 2.7, 3 मेगावाट, 3.3, 3.6, और आज के डेट पे अगर हम बात करते हैं तो उसको हम जंबो विंड टर्बाइन बोलेंगे। अदानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली 5.4 मेगावाट का भी लगाया हुआ है। ओके, तो मतलब कि हम 230 से आज जैसे 230 से वो पूरा जो जर्नी है, मॉड्यूल्स में बात करें तो 250 वॉट पिक के जो मॉड्यूल्स थे, आज हम 700 वॉट पिक के मॉड्यूल्स पे यस या डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट ये हम लोग ऑन शोर की बात कर रहे हैं। ऑफ शोर विंड टर्बाइंस में देखेंगे तो ऑलरेडी इट कैपेसिटी हैज बीन ऑलरेडी कॉस्ट 10 मेगावाट्स। गजब सर। हाँ, अच्छा सर, अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज विंड सोलर हाइब्रिड। हाँ, अब यहाँ पे सर एक बात आती है, या उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन भी आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शक को भी, क्या है कि भाई हम जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई सोलर एनर्जी देयर इज नो मूविंग पार्ट, और वो डीसी जनरेट कर रहा है, डीसी जनरेट करता है। और वहीं अगर हम विंड की बात करें तो वहाँ पे एक ब्लेड है, वो घूम रहा है, उससे फिर वो टर्बाइंस भी घूम रहे हैं, तो उससे डीसी जनरेट होता है कि एसी जनरेट होता है? वेल मैं अभी उसके थोड़ा सा एक स्टेज पहले जाना चाहूंगा। डेफिनेटली टुमारो वी आर सेलिब्रेटिंग आवर एनर्जी कंजर्वेशन डे। यस सर। तो जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब हम विंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी। तो ये जब इसमें दो टाइप के बेसिकली जनरेटर्स रहते हैं, तो एक है इंडक्शन जनरेटर और दूसरा है सिंक्रोनस जनरेटर। जब इसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, तो जो इंडक्शन जनरेटर्स है दोज आर बेसिकली इनडायरेक्टली कपल्ड विथ द जनरेटर। मतलब जो अगर आप विंड टर्बाइन देखेंगे तो विंड टर्बाइन का जो कोर पार्ट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं ब्लेड। जो कनेक्टेड रहता है उसको हब बोलते हैं। एंड उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको नेसल बोलते हैं। हब इज कनेक्टेड टू द नेसल, एंड नेसल में हम लोग जनरेटर रहता है बेसिकली। जब हम इंडक्शन जनरेटर की बात करते हैं तो इंडक्शन जनरेटर में 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, तो उसमें क्या है, जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज है उसका एसी निर्माण होता है और डायरेक्टली हम एसी जनरेट कर सकते हैं उसमें। जब हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव हो, वेरिएबल स्पीड ड्राइव में वो तो वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करके फिर जैसा हमारा सोलर का इन्वर्टर होता है वैसा ही वहाँ पे इन्वर्टर बैंक रहती है। एंड उसके बाद फिर ग्रिड का जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, जैसा हम अगर बोलते हैं 3 फेज में 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो वो डायरेक्टली वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 415 वोल्ट पे निर्माण करने के लिए फिर वहाँ पे पावर कैबिनेट होता है, तो पावर कैबिनेट से फिर एसी का निर्माण होता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज प्रीडोमिनेंट है और दोनों टेक्नोलॉजीज अलग अलग साइट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम टिपिकली नाम लेना चाहेंगे तो जैसा अपना वी शुड बी प्राउड कि हमारे भारत के जो सुजलॉन, या अभी रिसेंटली हम देखेंगे
ये जो कंपनियां है बेसिकली हम लोग इंडक्शन जनरेटर के इसमें आती है। मैं जहाँ पे हमारी करियर जब मैंने शुरुआत करी थी वो बेसिकली एनरकॉन जो सिंक्रोनस जनरेटर हुआ करता था, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। और उसके बाद मैं कुछ ऑलमोस्ट इनिशियल डेज में रीजन पावर टेक नाम की कंपनी में था, तो वहाँ पे इट वाज आल्सो वेरिएबल स्पीड ड्राइव। उसके बाद सिमेंस गमेसा में हम लोग इंडक्शन। तो मैंने जो मेरा जर्नी अलग-अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया हुआ है, एंड दैट इज हाउ बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विसेज, कमीशनिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसा पूरा ओवरऑल जर्नी है। अच्छा, हम अब यहाँ पे एक पकड़ते हैं कि भाई देयर इज ए विंड है, देयर इज सोलर जी, ठीक है, और दोनों के दोनों टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में, जहां जिसको चाहिए जितना वो बिजली जनरेट कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। देयर इज नो डाउट है। और वहीं अगर हम बात करें कि भाई एनर्जी की डिमांड में कभी कमी आने वाली है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है, वी वांट टू बिग सुपर पावर, या हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, तो एनर्जी इज द बैकबोन। दिस इज और वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव ऑलमोस्ट 300 प्लस सनशाइन डेज पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो हमें बस अब इसे टैप करना है, बस इतना बाकी है जी। तो हम पकड़ते हैं। अभी हमारे पास दो प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजीज हैं और हम इसमें एज्यूम करते हैं कि भाई दिस इज जनरेटिंग एसी विंड है एंड दिस इज जनरेटिंग डीसी है। तो क्या हम इन दोनों को कपल कर सकते हैं? इस डेफिनेटली जब हम एक्चुअली ये दो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जैसा हम बोलते हैं कि 1 और 11। सो फॉर्चुनेटली जैसा आपने बोला कि वी आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि 1960-70 के दशक में हरित क्रांति हुई थी। जी हाँ। और अभी हम जो दौर में है बेसिकली हरित ऊर्जा क्रांति हो रही है। सर इसमें आपको रोकूंगा सर, ये क्या है कि ना हम लोग कई, जैसे सर आपने बताया कि 60s में हरित क्रांति हुई थी, 90s में आईटी की क्रांति हुई थी। आपने देखा होगा कि भाई जितने भी बंदे थे 90s के सेक्टर में, वो आज की डेट में एकदम टॉप नॉच पोजीशन में है। सेम पोजीशन आज एनर्जी सेक्टर में है। एग्जैक्टली ट्रू। तो जब हम ये हरित ऊर्जा क्रांति की बात करते हैं तो हरित ऊर्जा क्रांति में बेसिकली टेक्नोलॉजी में जब हम 1 और 11 कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मोर बेनिफिशियल। जैसा विंड और सोलर वैसे ही टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इंडिया का जो क्लाइमेट पैटर्न है वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग है। जैसा हम डिस्कस करते हैं कि कुछ एरियाज में 300 प्लस, 320 प्लस, 340 प्लस भी हमारे पास शाइनी डेज है। एट द सेम टाइम हमारा जो पैटर्न है इंडिया का विंड पैटर्न, तो विंड पैटर्न में बेसिकली मई टू सितंबर वाला जो प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन है, जहाँ पे हमारे मानसून डेज की शुरुआत होती है अप टू सितंबर एंड। अभी तो हम देख रहे हैं कि वरुण राजा इवन हमने अक्टूबर नवंबर तक भी देखा है उनका प्रवास। तो मई मंथ से शुरू होता है वो जर्नी पूरा विंड का, वो सितंबर एंड तक, अक्टूबर तक कभी कभी चलता है। तो बेसिकली ये 5-6 महीने के दौर में पूरे जो साल भर में जितना विंड का निर्माण हो रहा है, जनरेशन का निर्माण हो रहा है, उसमें ऑलमोस्ट 60-70% की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एक्चुअली वो 5-6 महीने में होती है। और वो अगर टाइम देखेंगे हम क्लाइमेट वाइज, वेदर फोरकास्टिंग वाइज, तो बेसिकली वो है रेनी डेज, जिसमें हमारा सोलर का कम निर्माण होता है बराबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में। दैट्स द रीजन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक तो है कि मंथ वाइज का पैटर्न, जिसमें अदर देन दिस 3-4 मंथ्स बाकी और 8-9 महीने में सोलर का अच्छा निर्माण होता है। बट जहाँ पे सूर्य देव की एक कम रहती है, हमारे ऊपर कृपा कम रहती है, उसी टाइम पे हमारे पवन देव आते हैं हमको समर्थ करने के लिए या साथ देने के लिए, और उस टाइम पे वो 4 महीने में एक्चुअली पवन ऊर्जा का बहुत अच्छा निर्माण होता है। मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार अगर हम इवन डे टाइम का भी पैटर्न चेक करेंगे, डे और नाइट का, तो थ्रू आउट द ईयर 365 डेज में से हम अगर देखेंगे तो 60-70% इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण ये इवनिंग और नाइट आवर्स में होता है जी, विंड का। और हम वही सोलर की बात करते हैं तो सोलर डे टाइम में है, तो सूर्य भगवान दिन भर में है, और वैसे देखा जाए तो शाम को पवन देव आते हैं और उनका ब्लेजिंग करके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्चुअली इंडियन क्लाइमेट कॉम्बिनेशन है। टेक्नोलॉजीज आर वेरी बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक दूसरे का सिंक्रोनाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल। एग्जैक्टली सर, मैं अगर केस स्टडी के तौर पे एक बात बोलना चाहूंगा कि जहाँ पे हमारा 80 मेगावाट का एक विंड फार्म हुआ करता था, उस एरिया में हमने 2016-17 में महाराष्ट्र का पहला विंड फार्म में ही हमने 33 kV फीडर के ऊपर हमने सोलर प्लांट लगाया हुआ था। तो वो पूरा जो नंबर्स हमने जब अल्टीमेटली 1 साल के बाद जब स्टडी किया तो पता चला कि अभी तक तो हम थियोरेटिकली बोल रहे थे कि कॉम्प्लीमेंटिंग है, बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू नंबर
तो नंबर से पता चलता है कि एक्चुअली वो दोनों 1+1 11 है। जी जी मतलब ये एक और एक 11 है। तो वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर द यूटिलिटी बोर्ड जब वो पावर ऑप्टेक करते हैं। फॉर अभी हम देखते हैं कि मल्टी टैरिफ ऑर्डर जो पॉलिसी आई हुई है, जिसमें जो पीक टाइम जो 4 आवर्स का था वो अभी लगभग सर वो 7 घंटे पेन का। पॉइंट है, अभी उसको बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं लेकिन जस्ट उसको मैं बताना चाहूंगा कि वो केस में अगर हम विंड और सोलर का देखते हैं कॉम्बिनेशन में, हाँ, तो जब 5 o'clock से लेके रात को 12 बजे तक का जो टाइम है, हाँ, उसमें एक्चुअली विंड का निर्माण बहुत अच्छा होता है। जी तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है फॉर एवरीबडी, इवन फॉर द ग्रिड स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग ऑफ द ग्रिड। जी जी ये तो तय बात है। अच्छा सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी बात कर लेते हैं। क्या है कि भाई कई लोग पूछते हैं कि यार ये जो हम विंड फार्म्स की बात कर रहे हैं, अगर हम सोलर की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोवाट से लेकर जितना आपको चाहिए, मेगावाट ले लो, गीगावाट चाहिए गीगावाट ले लो, आपका सिस्टम इट्स ए मॉड्यूलर सिस्टम। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक में अगर हम बात करें विंड फार्म्स की या विंड एनर्जी की, तो क्या इसमें देखना पड़ता है? क्योंकि अभी जैसे बीच में अभी आपने बोला देयर इज एक रास्ता होता है, देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए सीजन। विंड फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन करेगी Yes, true. और इस सीजन में ही फ्लो करेगी। तो वो सीजन या वो पट्टा कौन सा है जहां पे हम वी कैन थिंक ऑफ गोइंग या डोमेस्टिक, क्या जा सकते हैं या डू वी हैव सच टेक्नोलॉजीज? डेफिनेटली वी डू हैव टेक्नोलॉजीज एंड इसमें अगर हम सीजन की बात करना चाहेंगे या विंड पैटर्न की बात करना चाहेंगे, तो बेसिकली जो विंड का असेसमेंट किया गया है पिछले ऑलमोस्ट 40-45 ईयर से भारत देश में, तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोस्टल जितने भी हैं मोटा मोटी पकड़ लें, एक कोस्टल वाले जितने भी अपना बेल्ट है, वेदर इट इज टुवर्ड्स ईस्ट हो या वेस्ट हो, तो उसमें विंड का बहुत अच्छा पोटेंशियल आइडेंटिफाई हो चुका है। आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी जो 150 मीटर पे जो पोटेंशियल बेसिकली मेजरमेंट किया गया है, तो इट इज बेसिकली क्रॉचिंग 1000 गीगावाट ऑफ विंड पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, तो जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसा मैंने इसके पहले बताया कि विंड में बेसिकली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 विंड टर्बाइन्स होते थे। जब इसके हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं, तो डोमेस्टिक में उतना सारा टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कमर्शियल एंगल ऑफ इट। जब हम सोलर की बात करते हैं, तो सोलर हमको पता है कि इट वाज स्टार्टेड सम 15 करोड़ पर मेगावाट और आज के डेट पे वो 3 करोड़ पर मेगावाट पे मिल रहा है। बराबर। सिंस विंड इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, तो उसमें इतना बड़ा वेरिएशन नहीं हुआ है। भले ही वो 6-7 करोड़ पर मेगावाट के इर्द गिर्द हमेशा रहा है वो। आज के डेट पे भी अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन और लो विंड जो कि मॉडल्स है टेक्नोलॉजी के विंड के, तो जिसके कारण अभी भी 7 to 8 करोड़ पर मेगावाट की टोटल विंड की कॉस्ट है। डोमेस्टिक लेवल पे देखेंगे तो जैसा हम सोलर हमको टिपिकली 50,000 का एक एवरेज नंबर्स पे हमको पता है कि 1 किलोवाट थंब रूल 50,000 पर किलोवाट के हिसाब से हमको मिलता है और वो लगभग 4 यूनिट्स पर डे देता है। वही अगर हम विंड की बात करते हैं, तो विंड के जो डोमेस्टिक है, जैसा सोलर में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है, वैसे विंड के ऑलरेडी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स है, जो डोमेस्टिक में भी है और लार्ज स्केल में भी है। तो उनका अगर पिछले 20-30 ईयर्स का अगर हम स्टडी करेंगे, तो टिपिकली 1 किलोवाट का विंड टर्बाइन अगर अच्छा उसका ये हुआ है और उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है सामने से फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन से, जो कि प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन है, तो लगभग 7-8 यूनिट्स तक पर किलोवाट का मतलब स्पेसिफिक जनरेशन मिला है। बट एक्चुअली सिंस इट इज स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, उसका जो कॉस्ट है बेसिकली इट इज स्टिल नॉट लेस देन 1 लाख पर किलोवाट। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में अर्लियर इट वाज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, अभी वर्टिकल एक्सिस के विंड टर्बाइन्स भी आ चुके हैं, जो कि हमको अलग अलग कस्टमाइज प्रोडक्ट में, अगर टिपिकली हम डोमेस्टिक में विंड सोलर की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो स्पेशली 400 या 600 वाट का विंड टर्बाइन छोटा सा डोमेस्टिक एंड रिमेनिंग में भी अप टू 1 किलोवाट का सोलर, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क होता है। ये कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हैं ना सर, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं आज से कम 15 साल पहले काम कर चुका हूँ। हाँ, ये जितने भी हम लोगों के गोवा के या GTDC के टेंडर्स थे या MTDC के टेंडर्स थे, उनमें ये कॉम्बिनेशन ही आया था कि भाई इट हैज टू बी विंड सोलर
हाइब्रिड सिस्टम। तो इट्स नॉट ए न्यू दिस थिंग टेक्नोलॉजी कि भाई ऐसा नया नहीं है, बट द ओनली थिंग इज आज जो हम स्केल की बात कर रहे हैं, आज हम सिर्फ हम सीधा बात करते हैं कि भाई वेदर इट्स पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल देयर, इट्स पॉसिबल। अब जब वायबिलिटी की बात आती है तो ओवेबिलिटी की बात आती है तो बाई डिफॉल्ट वो सब आएंगे अपने लार्ज स्केल में, मेगावाट यूटिलिटी स्केल में। बराबर है ना सर? या डेफिनेटली सर, इवन वी आल्सो बीइंग, जब हम एज अ ग्राहक एज अ कस्टमर सोच लेते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कितना है और रिटर्न्स कितने सालों में आने वाला है, यही सबका इक्वेशन है। तो इसमें अगर जो एडवांसमेंट आ गया है डोमेस्टिक लेवल पे भी, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वर्क हो रहा है। मतलब जहां जहां पे ये सब रिमोट एरियाज में स्पेशली सुपा हो गया या महाबलेश्वर हो नहीं, गया, इवन इंटीरियर में महाबलेश्वर पंचगनी में तो इनफैक्ट अच्छी तरीके से एक्चुअली उसका कॉम्बिनेशन वर्क हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जैसा हम विंड पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें उसमें जो ये है टेक्नोलॉजी फ्रंट, तो उसके कंट्रोलर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम एक कैपेसिटी, सर्टेन कैपेसिटी के ऊपर विंड एक्सीड होता है तो दैट हैज टू बी, सेफ्टी मेजर्स भी उसमें होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ए रोटेटिंग पार्ट है जी। तो इसका वियर एंड टियर, गियर बॉक्स के डैमेजेस वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके कारण एक्चुअली जब हम लार्ज स्केल के विंड टर्बाइन्स देखते हैं तो उसके एक्चुअली साल भर में 4 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहते। वही एक चीज मेरे को इसमें पूछना था। अभी देखिए सोलर की अगर हम बात करें, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, नो गियर्स, नो ऑयलिंग, नो ग्रीसिंग। और वहीं अगर हम विंड टर्बाइन्स की बात करें तो सब मैकेनिकल चीजें हैं और सब मूविंग चीजें हैं। तो उसमें तो एज कम्पेयर थोड़ा सा मेंटेनेंस भी आता होगा सर? डेफिनेटली सर, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्पेक्ट। लेकिन एक जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोलर इज मेंटेनेंस लेस, वैसा भी नहीं है। नहीं, वो मेंटेनेंस फ्री तो बिल्कुल नहीं है। maintenance हमको पता है कि हम अभी ये सेक्टर में 10-15 साल से सोलर का भी देख रहे हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज हो जिसका हम ज्यादा ख्याल रखेंगे उतना वो बेहतर जनरेट करेगा, उसकी लॉन्जिट्यूडिटी लाइफ बढ़ेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग हो या फिर इवन इन्वर्टर का जो पीरियोडिकल उसको ब्लोअर मार के हम लोग पूरा ये करते हैं। विंड में क्या है कि एज यू राइटली मेंशन, रोटेशनल पार्ट्स है, वेदर इट इज पिच इन पिच आउट ब्लेड के लिए भी रोटेशनल है, एंड ये याइंग के टाइम पे गियर बॉक्सेस भी रोटेशनल है, और इसके लिए लुब्रिकेशन और उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विंड में सबसे अच्छा विंड टर्बाइन हम कौन सा बोलेंगे, जो एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर लुब्रिकेटेड है, जिसका वियर एंड टियर सबसे कम है। जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि साइक्लोनिकल विंड पैटर्न्स में हम देखते हैं, साल भर में हमने भी अभी देखे पिछले 2-4 साल में अलग अलग साइक्लोन्स आ गए हैं। तो साइक्लोनिकल कंडीशन में वो सब खुद को कैसे सेफ मेंटेन करेगा, खुद को कैसे सेफ्टी रखेगा, दैट इज वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें सर जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यस डेफिनेटली देयर आर क्वार्टरली मेंटेनेंसेस, एंड दो क्वार्टरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, उसमें हर एक पैरामीटर्स, वेदर इट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो या मैकेनिकल कंपोनेंट हो, उसका बहुत केयर लिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच अगर हम विंड और सोलर का रेशो देखेंगे मेंटेनेंस फ्रंट, सर्विस टीम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि हम सोलर में भी टिपिकली अगर 50 मेगावाट का हम सोलर पार्क कंसिडर करते हैं तो उसमें हो सकता है कि 5-6 जो अपना स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों का जो टीम है वो पूरा सोलर का सर्विस मेंटेनेंस एक्टिविटी कर लेगी। विंड में अगर वही रेशो देखेंगे तो टिपिकली इट इज अबाउट 10, डबल द मैन पावर। देयर आर एंड वो अच्छा भी है, हाईली स्किल्ड भी है, एंड टिपिकली ट्रेंड है। कैपेसिटी बिल्डिंग हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे जाके, बट विंड में ये सब एक्चुअली ग्राउंड में बहुत ज्यादा काम होता है। मतलब स्किल एनहांसमेंट ये विंड का हमारे लिए अपने भारतवर्ष में हम गर्व से बोल सकते हैं कि जो भी अभी टीम अक्रॉस दी भारत या ग्लोब काम कर रही है, हमारे में से ही कुछ कलीग्स बाहर गए हैं। दोज आर वेल स्किल्ड, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड। हर एक कंपनी ने उनका ट्रेनिंग एकेडमी है, इन हाउस ट्रेनिंग्स है। निवे जो है अपना जो एमएनआरई के अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, वो उसके ऊपर स्किल एनहांसमेंट के ऊपर बहुत काम करती है। एंड क्योंकि ये सर्टेन हाइट के ऊपर है तो उसमें सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस इट इज जनरेटिंग एट 11 kV, 33 kV एंड EHV भी कनेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एंड इसलिए सर आप देखेंगे तो विंड में एक्चुअली रिक्रूटमेंट ही होता है बेसिकली। क्लाइम टेस्ट जो पास हो रहा है,
तो अच्छा, तुम फिजिकल जरा फिटनेस जरा क्या है? जरा जरा खंबा चढ़ के नहीं, दिखाओ। वो मैंडेटरी है सर। है, फिजिकल फिटनेस इज वेरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम पहले नॉलेज खंबा और स्किल, हाँ, यस, तो पहले तो आपको विंड टर्बाइन क्लाइम करना है। हाँ, और जो क्लाइम करने के बाद वो क्लाइम टेस्ट जो पास होता है, हाँ, मेडिकल, उसके बाद मेडिकल फिजिकल ये सब होता है, तभी हाँ, वो रिक्रूट किया जाता है। ओके, इनफैक्ट ओके, मेरी जो जर्नी शुरू हुई है, मैं लगभग आउट ऑफ 45 इंजीनियर्स हाँ, जो अलग अलग इंटरव्यू के राउंड्स थे, वो लास्ट राउंड्स तक मतलब अल्टीमेटली सिलेक्ट मैं अकेले ही हो गया था। हाँ। बट ऐसा तो नहीं सर कि मतलब कि क्लाइम टेस्ट के बाद जो खंबे के सबसे ऊपर तो पहुंच गया, ही इज द बॉस, जो इधर तक पहुंचा भाई तू ये वाला काम संभाल, जो चढ़ा नहीं तो ये वाला काम संभाल। नहीं, क्लाइंबिंग वाइज बॉस वगैरह नहीं होता है। यस, ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं जब टेक्निकल राउंड के बाद भले ही 10-12 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे, बट एक्चुअली जब क्लाइम टेस्ट के लिए गए तो आउट ऑफ दोस 10-12 हार्डली 3 लोग ही सिलेक्ट हो गए जी, क्योंकि उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, बराबर, क्योंकि डर सबको लगता है। हाँ, और हम जब जो विंड टर्बाइन में क्लाइम टेस्ट करते थे, वो बेसिकली E30 एनरकॉन का E30 मॉडल था, जहां पे विंड टर्बाइन से 48 मीटर्स पे जाके बाहर आना है, और नेसल में फिर आउटसाइड से लैडर होता था। ओके, तो अब जब 48 मीटर्स पे बाहर आके फिर वो जो रिंग है नेसल की, वो रिंग से लैडर पे चढ़ के आप देखेंगे तो नेचुरली धड़ 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 धड़, मतलब आधे से ज्यादा लोग जिनको हो सकता है वो कुछ फिजिकल इश्यूज रहेंगे, मेडिकल इश्यूज रहेंगे, वो तो वो डोर से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, ऐसा है जी। एंड वो इनफैक्ट वो बहुत एक्चुअली एक्साइटिंग भी है जी, एंड मैं हमेशा वो जर्नी एंजॉय किया हुआ है। जी सर। राहुल सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब ये हाइब्रिड की तरफ बात कर लेते हैं। सोलर विंड, हाँ, और इनका जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन करते वक्त हमें क्या क्या एडिशनल चीज़ें लगती हैं या क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या ऐसा ही होता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो किस स्केल से पॉसिबल है? वेल, इसमें एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। तो जब हम विंड टर्बाइन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो आउटपुट है, तो वो आउटपुट वो विंड टर्बाइन सोलर में भी वैसा ही, जब हम लार्ज स्केल में जाते हैं तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो बेसिक ट्रांसफार्मर जो आता है, जो अल्टीमेटली ग्रिड का वोल्टेज के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, वेदर 11 kV और 33 kV नेटवर्क, विंड में भी वैसा ही होता है। तो इसमें 2 पार्ट इसके लिए है कि हम लोग जब सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज को कंबाइन कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एट इन्वर्टर लेवल पे हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी एट इन्वर्टर लेवल, वहां पे दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ आए और वो इन्वर्टर का अल्टीमेटली जो आउटपुट है, वो आउटपुट ही ग्रिड को सिंक्रोनाइज कर सके। तो देयर इज पॉसिबिलिटी देयर आल्सो। उस केस में फिर वो इन्वर्टर शुड बी केपेबल ऑफ सच। तो इसमें जो जैसा बोलते हैं हम लोग प्रोटोटाइप, कोई भी टेक्नोलॉजी का एक्चुअल कमर्शियल लेवल पे जाने के पहले उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रोटोटाइप लगता है। तो प्रोटोटाइप ऑलरेडी अपने देश में पिछले 8-10 मतलब 6-7 साल से लगा हुआ है। 2018 में ऑलरेडी जो हाइब्रिड पॉलिसी आई थी एमएनआरई की, जहां पे विंड और सोलर का फर्स्ट टाइम जिक्र किया गया, वहां पे आप देखेंगे तो अल्टीमेटली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का पर्पज ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब स्टेशन, वो एंड से अगर हम आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर, ये आता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉमन यूज होना चाहिए, ये बेसिकली उसका पर्पज है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 मेगावाट की कनेक्टिविटी है, तो 10 मेगावाट की कनेक्टिविटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन 10 मेगावाट का ही रहेगा। बट अब जो रेशियो है विंड और सोलर टेक्नोलॉजी का, एज पर एमएनआरई पॉलिसी, अगर हमने मान के चलिए कि 10 मेगावाट का ऑलरेडी सोलर लगाया हुआ है, तो हम अप टू 40 to 60% ऑफ दैट कैपेसिटी हम विंड लगा सकते हैं। तो टेक्निकली इट विल बिकम 14-15 मेगावाट ऑफ कंप्लीट पैकेज टेक्नोलॉजी, बट अल्टीमेटली नन ऑफ द टाइम वो जो 10 मेगावाट का जो उसका आउटपुट करंट है, कैपिंग जो है, यस, उसका जो आउटपुट करंट है वो एक्सीड होना नहीं चाहिए। ये उसके पीछे बेसिकली रीजन है। कुछ स्टेट ने अभी तक वो एडॉप्शन नहीं हुआ है। जैसा अभी हम टिपिकली महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे विंड और सोलर हाइब्रिड के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है, सिंस इट इज नॉट अलाउड सो फार, तो वो जो सब स्टेशन में जो 33 kV का या जो 11 kV का जो बस है, तो बस के ऊपर फीडर कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली वो सब स्टेशन एंड पे हाइब्रिड होता है। वेयर एज हाइब्रिड का शुरुआत इन्वर्टर लेवल पे होगा, हाइब्रिड की शुरुआत ट्रांसफार्मर लेवल पे हो सकती है, हाइब्रिड की शुरुआत सब स्टेशन एंड पे हो सकती है। ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी है यहाँ पे।
ओके। ओनली थिंग इज दैट जैसा विंड का अल्टीमेट आउटपुट और सोलर का आउटपुट अल्टीमेट आउटपुट, ये दोनों का वोल्टेज अलग अलग है। तो जब हम उसको जब पावर कैबिनेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के थ्रू जो आईजीबीटीज रहेंगे या उसके थ्रू जो आउटपुट हम ये लेने वाले हैं, तब जब वो ग्रिड को सिंक्रोनाइज करने वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही वो दो टेक्नोलॉजीज हम एक पावर कैबिनेट में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका अल्टीमेट आउटपुट जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर 3 फेज है तो 415 वोल्ट आना चाहिए, बस उसका वही कंडीशन है और ये अलाउड है, प्रोटोटाइप लगाया हुआ है। बट लेकिन उसमें ताकि ये भी हो सकता है कॉस्ट कमर्शियल एंगल एक है, सेकंड है वही मेन चीज आती है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो तीनों अवेलेबल है, ऑप्शन सभी अवेलेबल। सेकंड जो दूसरा एक ऑप्शन है कि अगर विंड के पास में सोलर लगाएंगे तो उसका रोटेशनल जो शैडो है उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। नहीं वो तो आपको उतना शैडो फ्री एरिया निकाल तो इसलिए वो जो उसका जो रोटेशनल शैडो है उतना फ्री एरिया छोड़ के अगर हम सोलर लगाते हैं तो डेफिनेटली अगर वो वैसा सोलर लगाएंगे तो हम लोग वो फिर ट्रांसफार्मर लेवल पे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपने एग्जैक्टली मतलब इन्वर्टर लेवल पे आने से अच्छा फिर मैं बोलूंगा कि क्योंकि वो बड़ा बड़ा कैपेसिटी हो जाएगा तो डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर, ताकि वो रिडंडेंसी बन जाएगी। अगर कुछ फॉल्ट भी आता है तो इंडिविजुअली अगर विंड टर्बाइन में फॉल्ट आता है तो विंड ही बंद रहेगा, सोलर चलता रहेगा बराबर, और सोलर में फॉल्ट आता है तो सोलर ही बंद रहेगा, विंड चलता रहेगा बराबर। तो दो अलग अलग ट्रांसफार्मर हो जाएंगे और उसके बाद कॉमन इंफ्रा यूज किया जाएगा, इट विल बी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। हमने सर रीपावरिंग के कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए और कुछ कंपनीज के लिए जो डीपीआर बनाए हुए थे, तो इसमें रीपावरिंग मतलब जो 20 इयर्स का लैब कंप्लीट हो चुका है जी, तो वहां पे हम विंड का अगर रिपावरिंग करते हैं तो जब हम रिपावरिंग की बात कर रहे थे तभी हमने एक्चुअली उसको सोलर के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन जी। और नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट, तो विंड सोलर सिर्फ इंटीग्रेशन दो टेक्नोलॉजी लेके कर ही रहे हैं हम लोग, बट उसके साथ हमने कुछ सम ऑफ द पार्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली केस स्टडीज है जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली काम किया है। अगर डीप डाइव किया है तो हर एक के ऊपर बहुत अच्छा हिसाब को देर आर स्कोप तो बहुत है कि अगर हम कॉम्बिनेशंस की अगर बात करें तो विंड सोलर के साथ साथ आज की डेट में स्टोरेज की बात कर रही है, विंड सोलर का भी एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सकता है। सर यहाँ पे एक फैक्टर आता है दैट इज CUF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो अगर हम सोलर की बात करें और विंड की बात करें और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ये फिगर्स जरा बताओगे सर कैसे हैं? या डेफिनेटली हम जब सोलर की कुछ अगर 5-6 साल पहले की बात करेंगे तो टिपिकली पॉलीक्रिस्टलाइन मॉडल जो हुआ करते थे तो दोज वेयर अराउंड 15-16% हम या प्लांट लोड फैक्टर बोलेंगे, तब वैसे एक्चुअली विंड का भी है। विंड का अगर जो हम जब बात करते थे तो टिपिकली क्लास 1 क्लास 2 के जो विंड फार्म्स हुआ करते थे और उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी डिपेंड्स अपॉन साइट टू साइट और उसका एवरेज विंड या विंड पावर डेंसिटी एंड स्वेप्ट एरिया ऑफ द विंड टर्बाइन, उसके साथ अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन तो टिपिकली महाराष्ट्र स्टेट में तो 20-25% का प्लांट लोड फैक्टर अचीव ऑलरेडी हो चुका है। हम कर्नाटका की अगर बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपेरेटिवली कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात यहाँ पे इवन 30+% का PLF ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जो एरियाज में जोगीमठी रीजन जो है चित्रदुर्गा में तो वहाँ पे 35+% भी PLF ऑलरेडी हो चुका है। हम अगर कुछ एरिया गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 35+ हो चुका है। आज की डेट पे टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड स्वेप्ट एरिया जिसे सबसे बड़ा है, हब हाइट बढ़ चुका है, तो यहाँ पे सर आप बिलीव नहीं करोगे कुछ एरियाज में 35-40% PLF है। गजब। एंड हम कुछ और अगर इनका दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो सर मतलब आज के डेट में अगर हम ईएन टॉपकन या मोनोपर की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ 18-19 अप टू 20% PLF की बात करते हैं सोलर की। एंड वही हम विंड की बात करते हैं तो ऑलरेडी 35% विंड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एज अ हाइब्रिड की बात करते हैं तो इट इज एक्सीडिंग 40-45%, इन सम ऑफ द एरियाज 50% एज वेल। अब सर थोड़ा सा इंडस्ट्री की डिमांड की तरफ भी बात कर लेते हैं। क्या है कि भाई नो डाउट एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं आने वाली, सोलर विंड दीज आर टेस्टेड ट्राइड, BESS की बात हो रही है, बट सर यहाँ पे अब एक बात आती है कि भाई स्किल्ड मैन पावर। आज की डेट में हर कोई इस फील्ड में आना चाहता है और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई आपने भी बताया हरित क्रांति आई, फिर देन IT क्रांति आई, नाउ इट्स एनर्जी क्रांति। Exactly. तो अब यहाँ पे भी कई लोग अपना इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए जॉब, एज ए बिजनेस।
और आपने तो पिछले कई सालों से इतने लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है इन सब सेगमेंट्स में, तो आपको मतलब कि इनफैक्ट हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों का तो सीधा-सीधा ऐसा रहता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी बना रहा है ही इज़ वही मोर बात। नॉलेजेबल, क्योंकि मैं तो कोई रजनीकांत तो हूँ नहीं कि भाई मैं सबके बारे में बता दूँ। तो भाई जो जिस टेक्नोलॉजी में, जिस डोमेन में एक्सपर्ट है, ही शुड टेक दैट लेक्चर, या कहते हैं कि भाई ही शुड शेयर हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। तो आपका भी थोड़ा सा बताइए सर, इसके लिए कैसा आपका स्टैंड है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर। जब हम एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हमारी ऊर्जा क्रांति की बात करते हैं, तो प्राइमरली तीन चैलेंजेस है हमारे पास। उसमें है ग्रिड, जिसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लेवल पे 765 400 केवी 765 केवी 400 केवी वोल्टेज लेवल के ऊपर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दूसरी अगर हम लैंड की बात करते हैं, तो वहां पे भी हर एक नोडल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग टेक एक्वायरिंग द लैंड, जैसा पीएम कुसुम की बात करते हैं, तो वो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा अच्छा काम कर रहा है। तीसरा है बेसिकली वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि जैसा 3 साल या 4 साल का इंजीनियरिंग कर लिया, 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, 2 साल का आईटीआई कर लिया, और बाहर आके हम तुरंत कुछ 3 महीना 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे जस्ट लाइक आईटी। वैसा नहीं होगा। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है ये बेसिकली। और इसमें जैसा हम बोलते हैं कि राम सेतु का जैसे निर्माण हो रहा था, तो उसमें वो सब घटक जैसे इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही यहाँ पे जैसा आपने टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करी, इंटीग्रेटर्स की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स है। कोई टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, कोई वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई वो प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली फिजिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई रेगुलेटरी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो लगभग ऑलमोस्ट 10 to 12 डोमेन्स है कि जिसमें एक्चुअली जो भी एस्पिरेंट्स है वो उनका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। उनको बेसिकली ब्रश अप करना चाहिए। उसमें ब्रशअप में सर 5 आधार स्तंभ है। मैं हमेशा जब भी मेरे कोई भी लेक्चर्स रहते हैं या मैं अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करता हूँ या मेंटरिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा 5 चीजों की बात करता हूँ। एक है नॉलेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें करियर करना है, बिजनेस करना है, अंतरशिप करना है, तो यू हैव टू गेन एज मच एज पॉसिबल द नॉलेज। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लर्निंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। सेकेंड है स्किल। इसमें स्किल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आईटी सेक्टर, हम रिन्यूएबल एनर्जी की वही बात करते हैं कि डे इन डे आउट इतना सारा टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट हो रहा है, तो नॉलेज और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ एक एटीट्यूड होना चाहिए। जो प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं सर, हमेशा मैं बोलता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड। हम आप भी बोलते हैं कि वी आर ब्लेस्ड। हम ब्लेस्ड क्यों बोलते हैं? इट इज नॉट ओनली प्रोफेशन फॉर अस, इट हैज बिकम ए पर्पज ऑफ लाइफ। जी, एक पैशन बन गया है। तो वो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि हम ये बेसिकली हरित ऊर्जा क्रांति के पार्ट है, हम नेट जीरो मिशन के पार्ट है, हम आत्मनिर्भर भारत में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो अगर वो ऐसा एटीट्यूड बिल्ड होता है, तो डेफिनेटली। फोर्थ वन है सर, ताकि जो कि अलग अलग एरियाज में, रिमोट एरियाज में काम होते हैं, तो फिजिकल फिटनेस सर बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर। एंड देन उसके साथ मेंटल टफनेस। रिन्यूएबल एनर्जी एज सच, ये वेरिएबल एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, हमेशा लाइफ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में अगर देखेंगे, वो साइन वेव की तरह है जी, टर्बुलेंट है। तो जो टर्बुलेंट जो एंजॉय करेंगे, इट इज लाइक रोलर कोस्टर राइड। यस, तो जो एंजॉय करेगा ना, तो वही एक्चुअली इसमें सस्टेन हो पाएगा। इसी का साइन वेव समझ गया। एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आई एम एंजॉयिंग दिस राइड। भले मैं उस टाइम पे हम लोग नौकरी में थे, आई ऑलवेज कंसिडर्ड इट एज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी टू द नेशन। और अभी तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में पिछले 2.5 years से, तो मैं हमेशा मेरिट टीम को, और इवन सभी जगह जहां पे मैं कॉलेज में सेमिनार्स लेक्चर्स वगैरह होते हैं, वी शुड एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज ये हमको, वी आर ब्लेस्ड कि हम ये बेसिकली ये सेक्टर में है, एंड यहाँ पे हम हमारे जीने का एक पर्पस हमको मिल चुका है। जी सर, जी सर। डू यू फॉलो सोलरिज्म पैशन एंड हैव यू, और इसमें क्या अच्छा लगता है सर? सर डेफिनेटली आई फॉलो सोलरिज्म पैशन। नॉट ओनली मी, मेरे जैसे सर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर देयर जो फॉलो करते हैं, और हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। या ऐसा नहीं कि जैसा राम सेतु का मैंने निर्माण की बात करी थी, तो इसमें सबका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। जो आप एक्चुअली जो लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जाके हम काम कर रहे हैं, हम दोनों भी पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे जो 2nd ईयर 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो
सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम लेके स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। जी। ये सर बहुत बड़ा योगदान हम दे रहे हैं। तो जी। डेफिनेटली मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, एंड जो भी जहाँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ इसमें से इस डेफिनेटली फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स नॉलेज का अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा एटीट्यूड और स्किल वहाँ पे जाना चाहिए वो जाता है। अच्छा सर, अब एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू डोमेस्टिक है। नेशनल कंजर्वेशन डे भी आ रहा है, एनर्जी बचाओ है, ये सब ऊर्जा से रिलेटेड हम बात करते हैं। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड BEE, और Yes. हाल ही में उनका एक सर्कुलर भी आया था कि भाई वो जो इन्वर्टर्स है 1 to Solar 100 inverters. किलोवाट के, तो उसके ऊपर BEE स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा उनका पहले भी आया था, दैट वाज फॉर सोलर मॉड्यूल्स। ट्रू। तो मेरा एक थिंकिंग है, या मे बी आई एम रॉन्ग, है क्या है कि भाई सोलर इज नॉट ए प्रोडक्ट। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे और BEE के बाकी जो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो देयर इज ए प्रोडक्ट, देयर इज ए फैन। एक BLDC फैन है, एक नॉर्मल फैन है। आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो एप्पल टू एप्पल कि यार अगर ये वाला फैन है इट विल कंज्यूम 5 यूनिट्स, एंड इफ इट इज एनर्जी एफिशिएंट इट विल कंज्यूम 2 यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड एनर्जी एफिशिएंसी। करेक्ट। एम आई राइट? यस यस, ट्रू। सेम विद द वॉशिंग मशीन, ट्रू। सेम विद द फ्रिज, ऑल होम अप्लायंसेस। ऑल होम अप्लायंसेस में हम बोल सकते हैं कि यस, हाँ यहाँ पे इनफैक्ट मोटर्स में भी बात कर सकते हैं, पंप्स में भी बात कर सकते हैं कि यस देयर इज अ प्रोडक्ट जिसका एनर्जी एफिशिएंसी आती है। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई हाल ही में इन्वर्टर्स, पहले मॉड्यूल्स आया था और उसके बाद इन्वर्टर्स की अब बात Yes, करें। right. डू यू थिंक इट विल हेल्प और इट इज ए नेल इन द कॉफिन? सर डेफिनेटली इट विल हेल्प, बिकॉज जब हम एक्चुअली अप्लायंस की बात करते हैं विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, सो डेफिनेटली इट इज टेकिंग सम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड एज वेल। जैसा होम अप्लायंसेस की बात करते हैं तो वो जब भी एक उसमें कॉस्ट पैरामीटर रहता है और सेकंड रेटिंग पैरामीटर रहता है, तो कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स एक कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेस थे, तो पीपल लास्ट 10-15 ईयर्स में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ है, तो नेचुरली नॉन टेक्निकल बंदा भी रहेगा जो जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में और वो मार्केटिंग या सेल्स वाला अगर बोलता है कि ये प्रोडक्ट 5 स्टार रेटेड है, भले ही थोड़ा सा महंगा है बट 5 स्टार रेटेड है, जो कि आपको पता है कि पिछले आने वाले 2 साल में आपको जो एडिशनल कॉस्ट आप पे कर रहे हो उसमें से आपका वो कॉस्ट ऑलरेडी इसमें सेव होने वाले, वो सब मैं मानता हूं। वही यहाँ पे सर हम देखेंगे तो एनी ऑफ दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उसका एक सेल्फ कंजम्पशन पैटर्न भी है, वो एनर्जी कंज्यूम भी कर रहा है। जैसे आपने एक राइट एग्जांपल दे दिया फैन वाला। नेचुरली अगर BLDC फैन से और रेगुलर फैन से, तो इसमें एफिशिएंसी की बात आती ही रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसका आने वाले जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट है इसमें बहुत अच्छा इसमें योगदान होगा। लेकिन मुझे जहां तक याद है सर कि BLDC फैंस आर नॉट स्टार रेटेड, जहां तक मैंने देखा। इफ अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि भाई कौन सा BLDC फैन उसको स्टार रेटिंग है। लेट्स अपग्रेड और नॉलेज। बट सर लेकिन यहाँ तभी भी मेरे को ये बात खटकती रहती है कि यार वहां पे तो एक प्रोडक्ट है और सोलर इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स ए प्रोजेक्ट। यू कैन नॉट डिटरमाइन कि भाई इतना यूनिट्स कंज्यूम करेगा और इतना इसकी एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल जनरेट कर रहा है। इट्स ए कॉम्बिनेशन, मॉड्यूल जनरेट करेगा और वो जनरेट तभी करेगा जब वो पूरा सनशाइन, इतना सनशाइन पड़ेगा, इतना टेम्परेचर होगा, इतना विंड स्पीड होगा, तभी वो उसके 4 पैरामीटर पे वो जनरेट। सेम वहां से फिर DC वायर आएगी। अब वो DC वायर कितने लेंथ से आ रही है, कैसा ट्रांसमिशन है, अंडर द अर्थ लटकती हुई आ रही है, उड़ती हुई आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है, उसके हिसाब से उसके लॉसेस भी होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। अब हार्ट ऑफ द सिस्टम तो तभी वर्क करेगा ना कि जब AC DC का उसको कॉम्बिनेशन दे रहा है। एग्जैक्टली। तो इसमें एफिशिएंसी मेरे को समझ नहीं आ रही है कि व्हाट सर नॉट ओनली एफिशिएंसी बट इसमें और एक पावर क्वालिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली होता है हार्मोनिक्स। हाँ, तो जब हम बोलते हैं कि कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसा BIS अप्रूव्ड, हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से अप्रूव्ड है आज की डेट में, बिकॉज ये हर्ट है एंड इट इज कनेक्टेड टू द ग्रिड। यस। तो इसके जो कंप्लीट
सेफ्टी मेजर्स है, हाँ। दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हाँ। एंड सेफ्टी के साथ जो दूसरा पार्ट आता है, जैसे टिपिकली अगर हम देखेंगे इन्वर्टर की बात करते हैं तो 98% से लेके 99.5% इफिशिएंसी के ऊपर वो काम करते रहते हैं। बराबर। बीई का इसके पीछे जो मोटिव रहेगा, जो मेरे ख्याल से हो सकता है मे बी ये रहेगा, जो लॉन्ग टर्म है। जब हम बीई की बात करते हैं और रेटिंग की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ रेटिंग वो इफिशिएंसी वो नेचुरली एक सोर्स दिमाग में आ जाता है। एंड सेकंड, अगर वो बीई रेटेड है तो वो जो विश्वास रहता है उसमें जो ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाता है फॉर द पीपल दोज हु आर एक्चुअली सोर्सिंग इट, बाइंग इट और यूटिलाइजिंग इट, उनके लिए वो एक कंप्लीट कंफर्ट बन जाता है कि जैसा बीआईएस अप्रूव्ड था अभी बीई अप्रूव्ड है तो क्लियर है। नहीं, बीआईएस अप्रूव्ड तो बाय डिफॉल्ट है सर, बट ये जो बीई अप्रूवल है ना, मेरे को हजम नहीं हो रहा है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर। क्या है कि भाई मुझे उसमें कोई एफिशिएंसी फैक्टर्स तो दिख नहीं रहा है, एंड सोलर इज नॉट ए प्रोडक्ट है। और कुछ चीजों के लिए सर शॉर्ट टर्म रहते हैं एम्स, कुछ चीजों के लिए लॉन्ग टर्म रहते हैं। हो सकता है इसमें जो थॉट प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म रहेगी। बट एक एंगल आप ये भी तो देखिए सर कि भाई जो ईज ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं, अगर हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, आपने बोला डीसीआर लाने का है। डीसीआर हाँ मेड इन इंडिया को सपोर्ट करता है, इट विल सपोर्ट और इंडस्ट्री, नो डाउट। हमारे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब के लिए डीसीआर इज ए कंपल्सरी, और वो सब अडॉप्ट कर रहे हैं। सेम चीज था बीआईएस, इट्स ए स्टैंडर्ड, एवरीवन इज फॉलोइंग, उससे हमको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ट्रू। बट बीडब्ल्यू ये कुछ तो कंट्रोवर्शियल लगता है। नहीं, कंट्रोवर्शियल मैं नहीं बोलना चाहूंगा। कोई भी अगर प्रोसेस रहता है तो व्हेन एक्चुअली प्रोसेस सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज इवॉल्विंग, तो उसके पीछे जो होमवर्क है वो बहुत बड़ा है। मतलब ताकि एक्चुअली जो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, या अगर हम टिपिकली, मैं जस्ट एक टाइमिंग एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर स्कीम में हुआ क्या है कि हमको 2027 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर 1 करोड़ हमको इंस्टॉलेशंस करने हैं। तो बिकॉज ऑफ विच सबको पता है कि 2.5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करो और इसमें इम्पैनलमेंट हो जाओ। अनफॉर्चुनेटली वो कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर ये पूरे लोग जो आ रहे हैं अगर वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग्स फॉलो करेंगे, जैसे हम हमेशा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप अगर आपको लॉन्ग टर्म इसमें आना है, क्योंकि हम 25 इयर्स का प्रोजेक्ट की लाइफ बोलते हैं, तो 25 इयर्स की प्रोजेक्ट की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं दैट इज आल्सो भी सस्टेनेबिलिटी, शाश्वत होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। बट वैसा हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं रहा है। बराबर। बहुत अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग प्रोफेशन से लोग इसमें जुड़ जा रहे हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। बराबर। मैं उनको अपील करना चाहूंगा कि हमारे सोलर इज माय पैशन के थ्रू तो इतने सारे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले ही रहे हैं, बट अक्रॉस द कंट्री, मतलब भले सोलर इज माय पैशन तो एक बहुत बड़ा एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है ही आपको लर्निंग के लिए, बट अक्रॉस द कंट्री अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। आपको अगर लॉन्ग टर्म इसमें आना है तो ट्रेनिंग्स के पार्टिसिपेट हो जाइए, उसमें पूरा मतलब नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड वो बिल्टअप करिए और फिर इसमें उतरिए, क्योंकि ये इट इज नॉट लिमिटेड टू 1 करोड़। 1 करोड़ तो एक्चुअली पहला स्टार्टिंग नंबर है। ये इसमें डे इन डे आउट इतना सारा इवॉल्विंग प्रोसेस होने वाला है। तो वैसा ही प्रोसेस जैसा मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, हो सकता है कि बीई के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे हम तो डेफिनेटली ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। वो प्रोसेस के थ्रू अगर जा रहा है तो डेफिनेटली वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में से जाता है कुछ चीजें, तो वो जो बैक एंड पे जो इकोसिस्टम अपनी रेडी हो रही है वो इकोसिस्टम विल बी मोर हेल्दियर। चलिए देखते हैं सर, वी हेल्प, देखते हैं कि भाई बीडब्ल्यू का कैसे क्या स्टैंड होता है, एंड ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या अगेन एक और नया बॉटलनेक ना बन जाए। हाँ, यही हमारी कामना है। अच्छा दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, अब सिंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20+ इन विंड, और अब ये सोलर में भी हैं, और आपका खुद का स्वयं ऊर्जा खुद का फर्म है जो कि पिछले 2.5-3 साल से आप करें, तो अभी तक तो आपने सर, जहाँ तक हमें मालूम है, आपने कई मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर रखे हैं। तो उस दौरान आपने कौन कौन से रूफटॉप, डोमेस्टिक, CNI, फिर जरा इसके ऊपर भी बताइए, एंड इनफैक्ट हाइब्रिड के ऊपर भी बताइए सर। ओके, वेल, यस डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली वो जो सेक्टर में जो काम करने को मिला वो ग्रास रूट से मिला है जी। तो एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो जो योगदान मेरा रहा है पिछले 25 साल में, लगभग 2 गीगावाट का विंड सोलर दोनों का
डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें लीडरशिप पोजीशन पे मैंने काम किया है, बराबर। जिसमें हम अगर देखेंगे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हुआ करते थे, टाटास भी थे, रिलायंस भी थे, रिन्यू पावर लाइक लार्जेस्ट आईपीपी वाज आवर कस्टमर। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी योगदान दिया हुआ है, जिसमें डेवलपमेंट का पार्ट था। उसमें सर हम देखेंगे यूटिलिटी स्केल विंड अगर बोलते हैं तो हम डेफिनेटली इट इज अ बेसिकली विंड फार्म्स। तो विंड फार्म में टिपिकली 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट साइजेबल प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, जिसमें हम लोगों ने योगदान दिया हुआ है। जब हम सोलर की बात करते हैं तो जर्नी करियर वाज स्टार्टेड विद यूटिलिटी स्केल। ओके, सोलर की बराबर। 2016 वही में वही हमने आप तो यूटिलिटी स्केल से Exactly. और हम लोगों ने वॉट से स्टार्ट किया है। वॉट, किलोवाट है ऐसा। बट वो यूटिलिटी स्केल की जर्नी भी सर ऐसी थी कि जैसा एक माउंटेन पीक पे टॉप मतलब टॉप कर लिया विंड में, जब अभी सोलर शुरू करना है तो इट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। ओके। तो हम लोगों ने जब भले ही वो यूटिलिटी स्केल पे काम करना चालू कर दिया 2016 में, बट वो स्क्रैच जर्नी तो स्क्रैच से ही चालू हुई थी। वही लर्निंग, स्किल एनहांसमेंट वही से शुरुआत हो गई थी। एंड देन पहला ही सोलर प्लांट जो हमने डेवलप किया था वो इट वाज अंडर ओपन एक्सेस, लगभग 10 मेगावाट एसी, 11.5 मेगावाट पीक डीसी। तो जब मैं बात कर रहा था 80 मेगावाट का विंड फार्म और ये लगभग 10 मेगावाट का सोलर पार्क कनेक्टेड टू ए कॉमन 33 केवी नेटवर्क, ये हमारा पहला जर्नी शुरू हुआ था। एंड उसके बाद फिर ओपेक्स मॉडल में, कैपेक्स मॉडल में भी हो सकता है 100+ मेगावाट के रूफटॉप के इंस्टॉलेशन भी किए थे, बिकॉज द कंपनी वाज बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी कंपनी। एंड इसमें लगभग जब हम पनामा में थे तो लगभग 40-45 मेगावाट के इंस्टॉलेशन हमने रूफटॉप के किए थे अंडर ओपेक्स मैकेनिज्म। स्वयं ऊर्जा की बात करते हैं सर। और अगर हम स्वयं ऊर्जा की बात करते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे सर, आप हमने 2.5 ईयर्स में लगभग अप टू 5 गीगावाट तक का, मतलब अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तो 5000+ मेगावाट का विंड और सोलर का हाइब्रिड का रिपावरिंग का ये पूरा पोटेंशियल का हमने स्टडी किया है। जो डेटा जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली एक है नेटवर्क एंड सेकंड है डेटा बैंक। बराबर। तो वो डेटा बैंक अभी हमारे पास है, जो कि हम जब भी महाऊर्जा में, जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, तो महाऊर्जा में हम जब बात करते हैं तो इसमें रिपावरिंग का स्टडी हमने किया था। बजाज फिंसर्व ग्रुप के लिए हमने रिपावरिंग का स्टडी किया हुआ था। तो जब हम रिपावरिंग की जब स्टडी करते हैं तो इट इज नॉट लिमिटेड टू द विंड रिपावरिंग, देन बराबर, विंड, सोलर, हाइब्रिड और उसके साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो जो पीजीसीएल का नेटवर्क जो लगभग 3-4 स्टेट में जो अभी आ रहा है, एनहांसमेंट हो रहा है 400 केवी एंड अबव 765 केवी पे, उसमें सर बहुत बड़ा हम लोग योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एडवाइजरी का हम काम कर रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग, जैसा अभी हमने स्वयं ऊर्जा के थ्रू इस साल में हमारे 3rd ईयर एंट्री करने के टाइम पे, इसके पहले तो हम लोगों ने रूफटॉप से शुरुआत करी थी, बराबर, एडवाइजरी से शुरुआत करी थी। बट हम अभी फिजिकली हम यूटिलिटी स्केल के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम में हम लोग योगदान दे रहे हैं। हम लोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज का लगभग हमारे 10 मेगावाट के 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। और ये सब करते करते एज अ पार्ट ऑफ एडवाइजरी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अच्छा डेटा बैंक हमने डेवलप किया हुआ है, जो कि हम आने वाले, मतलब हमारी जो ग्रुप कंपनीज है या एसोसिएटेड कंपनीज है, क्योंकि जनरली इंफ्रा डेवलप करना है तो बहुत सारा वर्किंग कैपिटल इसमें होना होता है। तो नेचुरली फॉर स्वयं ऊर्जा इंडिपेंडेंट एंटिटी अगर हम देखेंगे तो वो एक लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट हमारे पास था। एंड दैट्स द रीजन हम लोग, आई ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन। ऑफ कोर्स, तो कोलैबोरेशन में हमारी जो ग्रुप कंपनीज है या एसोसिएटेड कंपनीज है, उनके साथ हम टाई अप करके हम लगभग सर 1000 मेगावाट का पोटेंशियल जो हमने खुद आइडेंटिफाई करके स्टडी करके रखा है, इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। जी राहुल सर, ये यहाँ पे वापस एक वही बताऊंगा, हम कोई रजनीकांत नहीं है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और सेम लिमिटेशन हम में भी आती है। आई एम नॉट ए रजनीकांत कि मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तो वी हैव सम डोमेन एक्सपर्ट्स। आपका एक डोमेन एक्सपर्ट है, ये भाई का डोमेन एक्सपर्ट, ही इज डोमेन है। तो वी कोलैबोरेट, है, करेक्ट, एंड वी कंप्लीट द प्रोडक्ट। ट्रू सेम चीज अपना ट्रेनिंग में भी है। अच्छा राहुल सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई आपने स्वयं ऊर्जा हाल ही में कम से कम 2.5-3 साल पहले स्टार्ट की, और आपका ऑलरेडी मेगावाट्स एंड गीगावाट्स में एक्सपीरियंस था। और ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है उसी हिसाब से। और सेम आज की डेट में कई लोग इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और जैसा कि आपने बीच में बताया कि भाई यू ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम किलोवाट। यस, जरा हमें बताएंगे कि भाई अगर जो लोग नए आ रहे हैं वो उनको किलोवाट से स्टार्ट करना चाहिए या सीधे डायरेक्ट मेगावाट से, या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं?
सर आपको जो नेचर हमको जो सिखाता है बेसिकली, हमको माउंटेन भी अगर क्रॉस करने हैं या पार करने हैं तो शुरुआत एक्चुअली जीरो से शुरू करनी चाहिए। स्वयं ऊर्जा भले ही मेरा इसके पहले मेगावाट गीगावाट का एक्सपीरियंस रहा हो, बट जब हमने एज अ स्टार्टअप स्वयं ऊर्जा एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने चालू करी थी जून 2023 में, तो उसमें हमने किलोवाट से ही शुरुआत करी थी। इवन आज की डेट में भी आप बिलीव नहीं करोगे, तो वो जो बिजनेस वर्टिकल है किलोवाट वाला, क्योंकि उसमें एक जरिया है हमको खुद को अपग्रेड करने का, उसमें थोड़ा सा टाइम भी मिलता है, रिस्क कम है, वी आर मीटिंग मल्टीपल पीपल एंड उसमें एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो बिजनेस वर्टिकल आज के डेट पे भी अगर हमारी एज अ बात करते हैं तो आज के डेट में भी हम लोग 1 किलोवाट से लेके इंडिविजुअल रूफटॉप पे हमने 1 मेगावाट तक के काम किए हुए हैं पिछले 2.5 साल में। हमारा जो टिपिकली रेसिडेंशियल सेक्टर में जो टीम काम कर रही है, सो दैट टीम एक बिजनेस अलग सा बिजनेस वर्टिकल है जिसमें हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, गांव-गांव जाके लोगों में ग्राम सभा लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। सो दैट टीम इज ऑलरेडी देयर एंड दैट टीम हम एजुकेटिव उस तरह से करते हैं कि वो लोग वो कंप्लीट जर्नी उनका एंजॉय कर रहे हैं, वो सेल्फ सस्टेन हो चुके हैं। हाँ। एंड इसमें अलग अलग बहुत सारे गांव हमने ले लिए हैं जो हम सौर ग्राम में निर्माण करना चाहते हैं। जैसा अगर हम देश की बात करते हैं नेट जीरो की, इस सेल्फ सस्टेनेबल विलेज में जब मैं यशदा में जो यशवंतराव चौहान एकेडमी है यहाँ पे पुणे में, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है, तो मैं वहाँ पे सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल विलेजेस इसके ऊपर मैं जब ट्रेनिंग देता था तो हम हमेशा वही बोलते थे कि इसमें सर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेबिलिटी लोगों की कब आएगी, जब उनको इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो गांव-गांव जाके ग्राम सभा लेके हमारी एक टीम उसके ऊपर काम करती है जी, जो हम आज के डेट में 1 किलोवाट का भी सोल्यूशन दे रहे हैं उनको। और गांव में टिपिकली देखेंगे 2-3 किलोवाट के एट द मोस्ट हो जाते हैं, कुछ गिने चुने ये रहेंगे विलाज रहेंगे जिसमें 5 किलोवाट का चाहिए, बट ये सब बिलो 5 किलोवाट के। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो लोग भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे शुड स्टार्ट विथ किलोवाट ओनली। क्या है कि भाई आपका जैसे सर ने बताया कि रिस्क, टर्नओवर, एडेप्टेबिलिटी, हाँ, ये सब, और कंपटीशन। देखिए कई लोग बोलते हैं कि भाई कंपटीशन बहुत हो चुका है, लेकिन सर मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कंपटीशन है मींस यू आर इन डिमांड। एग्जैक्टली। अगर कंपटीशन नहीं होता तो आपको पूछ कौन रहा होता? डेफिनेटली सर। और कंपटीशन किसको है बेसिकली, जब हम कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे उसमें ही विद इन द कंपटीशन, हम अलग से कुछ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वही है, प्रोसेस वही है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 25 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नॉट ओनली लिमिटेड टू द मॉड्यूल और इन्वर्टर, वो वर्कमैनशिप आ गया, वो जो हम एक सर्टेन हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, जो हम केबल्स यूज कर रहे हैं, जो अर्थिंग है, हर एक चीज में हर एक को उसमें योगदान दे सकते हैं। और इसमें भले ही यस कंपटीशन हो, बट इट इज ऑन पेपर, ऑन नंबर्स, बट आप आपका खुद का अगर कुछ आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसमें तो नेचुरली वो नहीं होगा। एक वो चीज भी है, अभी हमारे साथ एक और सीनियर आए थे सर, प्रशांत खानखोजे सर, उन्होंने इस बहुत अच्छा वर्ड बोला था कि नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आउट। एग्जैक्टली। नाउ कस्टमर डिलाइट इज देयर। यस। आप उसके लिए क्या एकदम अच्छा करके दे रहे हो वो आपको, और आपके पास अगर एक ढंग का कस्टमर आ गया ना, ही विल ब्रिंग यू 10 ढंग के कस्टमर। सर हमारी एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है कि जब हमारा कस्टमर जब हमारा ब्रांडिंग प्रमोशन करेगा, हाँ, एंड वो तभी होगा जब वो डिलाइट स्टेज पे आएगा, तभी वो डिलाइट। जैसे हम लोग कुछ आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। एग्जैक्टली, हमारा काम ही हमारा नाम बनाने वाला है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है, दोहरा ही नहीं है। भले ही अगर हम पुणे की टिपिकली बात करते हैं तो 400+ इंटीग्रेटर्स रहेंगे, लेकिन उसमें से ही कुछ गिने चुने हैं जो लोगों को हमेशा याद रहेंगे, जो क्लाइंट उनका प्रमोट करते हैं। तो वो स्टेज पे सबको जाना चाहिए। भले आप गांव में काम कर रहे हो ना, वहां पे इतना अच्छा काम करो कि आपके कस्टमर बोलेंगे कि यार ये एजेंसी है, आप इनसे करवा लो, मेरे वो वाले घर में भी लगा दे। एग्जैक्टली। मेरे वो वाले घर में नहीं, मेरा तो है ही, बट इवन वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड। जैसा हम अगर कुछ मूवी अगर देखते हैं, जैसा छावा मूवी हो सकता है लास्ट ईयर जो देखिए छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे छावा मूवी आई थी, मुझे नहीं लगता हर एक ने अगर वो मूवी अगर देखी है ना, हर एक ने वो रिकमेंड की रहेगी। बराबर। तो अपना काम भी वैसा ही होना चाहिए सर। वैसा ही होना चाहिए। आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो आप जो भी काम करें सोलर इंडस्ट्री में, वो आप ऐसा करें कि भाई आपको चल के काम आए। और यहाँ पे लिख के बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे चल के काम आता है। एग्जैक्टली। और काम इतना काम है सर, इट इज मतलब आज के डेट पे अगर सर एक बड़ा अच्छा समुद्र अगर आपका कस्टमर एक बार बन गया ना,
वो अगले 30 साल के लिए आपके लिए कस्टमर एग्जैक्टली वो हर एक ने वो सोच आनी चाहिए कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार लगा के नहीं जा रहा हूँ, आई एम कनेक्टिंग विद दैट कस्टमर, विद दैट फैमिली, विद दैट विलेज। अगर ये सबकी सोच रहेगी ना तो डेफिनेटली सर इसमें बदलाव बहुत अच्छा आएगा। भले ही अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए रहेंगे, बट वो सोच वो होनी चाहिए कि हम लोग एक बार, भले वो सोलर एक माध्यम है वो परिवार के साथ कनेक्ट होने का, बट वो परिवार के साथ हम लोग 25-30 साल से मतलब साल के लिए जुड़ रहे हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ सर। जब हम लोग शुरुआत में थे तो शुरुआत सोलर लालटेन से हुई, ही गॉट सेटिस्फाइड, ये मेरे जो रिक्वायरमेंट थी उससे फुलफिल हुआ। देन द सेम कस्टमर गिव मी द ऑर्डर फॉर सोलर कुकर। करेक्ट, सेम उसका सेम कस्टमर, कोई ज्यादा नहीं, जस्ट वन कॉल, अजीत ये चाहिए सर। उनको कॉन्सेप्ट समझाया, ये चीज होती है सोलर कुकर। सेम कस्टमर, यस, सेम कस्टमर। देन वाटर हीटर, अजीत ऐसा भी है कोई प्रोडक्ट, यस दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द वे, आपको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। सेम द सेम कस्टमर है नाउ ऑन ग्रिड सिस्टम। एग्जैक्टली, पहले ऑफ ग्रिड गया था, इज इट पॉसिबल, यस इज इट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल एंड दिस आर द लिमिटेशन ऑफ ग्रिड। नाउ द सेम कस्टमर, कैन इट गो टू ऑन ग्रिड, यस। नाउ द सेम कस्टमर इज कैन वी गो टू हाइब्रिड। एग्जैक्टली, वो जो 98 का जो कस्टमर है वो आज तक वो कस्टमर कनेक्टेड है। सेम इज उनकी शादी हमारे सामने हुई, उनके बच्चे हमारे सामने हुए, आज उन बच्चों की शादी होने गए। तो आप वंस कस्टमर इज ऑलवेज कस्टमर, वंस कनेक्टेड ऑलवेज कनेक्टेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। विंड के जैसे कुछ हमारे जो क्लाइंट्स है ना, मतलब स्वयं ऊर्जा की शुरुआत होने के बावजूद भी जो ट्रस्ट फैक्टर जो इसके पहले जो योगदान दिया हुआ है, हम हमेशा वो डिलाइटफुल की और कस्टमर फर्स्ट फिलोसफी की बात करते हैं ना, तो हमारे कोई भी हमारे टीम में सेल्स मार्केटिंग का एक भी बंदा नहीं है आज तक। जो भी आ रहा है इसके पहले जो योगदान दिया हुआ है, इसके पहले जो नाम कमाया है ना, उसके ऊपर ही आ रहा है। और लगभग कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल C&I के जो कस्टमर्स है सर, 9, 10, 11, 12 तक के हमको ऑर्डर्स मिले हैं। मतलब फर्स्ट मिल गया, काम कर लिया, सेकंड भी उनका ही, थर्ड भी उनका ही, ऐसे 12 तक गए हुए हैं हम लोग। उनके ही घर का 5 किलोवाट का भी किया है और उनका फैक्ट्री का 1.5 मेगावाट का भी किया है, ऐसे भी है जी। और उनके लिए भी हम अभी ओपन एक्सेस में पार्क में भी डेवलप करके पावर दे रहे हैं। जिनके लिए विंड का किया था उनके लिए सोलर का भी सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको रेसिडेंशियल का भी दे रहे हैं, उनके कमर्शियल इंडस्ट्रियल का भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि भाई आपके पास जो भी कस्टमर हो या आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, आप उसके साथ ऐसा काम करें कि भाई वो आपके साथ आगे तक रहे। और अभी देर नहीं हुई है, ये दिस इज द, जैसे हम हरित क्रांति, IT क्रांति, अभी एनर्जी की क्रांति है और एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं होने वाली है। राहुल सर, आपकी तरफ से कुछ एंड स्टेटमेंट हमारे दर्शकों के लिए? डेफिनेटली जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जब एमटेक पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कोई भी आप सेक्टर ले लो, उसको बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहते हैं, या कुछ सेक्टर का कुछ एक लिमिटेड पीरियड रहता है जिसमें ही वो एक्चुअली फ्लरिश होते हैं। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो नाम में एक्चुअली ये एनर्जी है, रिन्यू भी है और एनर्जी है जो हमेशा रिन्यूएबल फॉर्म में हमेशा जुटी रहेगी। सेकंड में हमेशा बात करता हूँ टेक्निकल पोटेंशियल की। जब हम टेक्निकल पोटेंशियल की बात करते हैं सर, तो पिछले 40-45 ईयर से जब जितना काम हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी में, वी हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ 250 गीगावाट्स नाउ। और जो हमारा पोटेंशियल है हमारे देश का, इट हैज बियॉन्ड 3000 गीगावाट्स। तो 250 गीगावाट्स और 3000 गीगावाट्स की जब बात करते हैं तो वी हैव स्टिल रीच्ड टू द लेवल ऑफ 10-20%, 10-15%। तो इतना सारा पोटेंशियल अभी भी बाकी है, ये जस्ट अभी शुरुआत है। और जब हम एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर के थ्रू बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन माइलस्टोन्स जो 2030 का जो बेसिकली माइलस्टोन है, इट इज एक्चुअली अबाउट 500 गीगावाट्स। हम अभी 250-260 के लेवल पे है। आने वाले 4 साल में लगभग हमको 240 गीगावाट्स अचीव करना है। मतलब हर साल 40 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन होने वाला है, जिसमें सोलर है, विंड है, बायोमास है, वेस्ट टू एनर्जी है, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज का हम बात कर रहे हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये सब मिलके हम लोग 500 गीगावाट का डेफिनेटली हम लोग अचीव करने वाले हैं। 2047 की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। मतलब 1947 से लेकर 2047 100 साल में हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। 2070 की बात करते हैं तो हम लोग नेट जीरो की बात करते हैं अपने देश के लिए। तो इतना सारा पोटेंशियल है ये सब सेक्टर में
तो भले ही किसी लोगों ने कोई जो अब आज के डेट में अगर स्टडी कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये सेक्टर में पोटेंशियल क्या है, तो भाई लोग ये सब पोटेंशियल आपके सामने है। वही 5 कैटेगरीज, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमें सर ने शेयर किया वो आपके ज़रूर किसी न किसी काम आएगी। और ऐसे ही हम और भी एक्सपर्ट्स को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाते रहते हैं, वो भी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप उन्हें भी देखा कीजिए, और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको हमेशा कुछ न कुछ नया लाते रहेंगे। ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं अगेन राहुल सर आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बहुत अच्छा लगा। एंड आ जाइए, एक्साइटिंग जर्नी का आप भी पार्ट हो सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और डिटेल्स अजीत जी आपके साथ शेयर करेंगे ही, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।